नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर संसार अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज की जो क्लास है हमारी, इससे पहले हम लोग जो है 13 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। मूल विधि की इससे पहले 13 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपकी क्लास नंबर कौन सी रहेगी? क्लास नंबर रहेगी भाई आपकी 14, सेट नंबर 14 है। इससे पहले 13 सेट हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के सेट में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दिया करो भाई। ठीक है, चलते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बस ये आपको बताना है। तो फटाफट इसका आंसर दे दो कि कब इसकी जो है स्थापना की गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर, भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर की बात चल रही है बेटी की। भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर की बात चल रही है। तो भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कब की गई? देखो, भारत में पहला जो चिड़ियाघर जो है स्थापित किया गया था, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ये 1992 में स्थापित किया गया। 1992 में इसको स्थापित किया गया था। और ये किसके लिए, आपको किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो आया था, उसके तहत पहली बार 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आंसर आ जाएगा ये आपका, इसमें अगर देखा जाए तो आंसर आएगा आपका कौन सा भाई? आंसर रहेगा इसमें आपका सी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, 1992 सही आंसर होगा। चलिए जी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राज्य वन संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राज्य वन संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य वन संचालन समिति का अध्यक्ष यानी कि प्रमुख कौन होता है, आपको बताना। देखो भाई, राज्य वन संचालन समिति का जो प्रमुख होगा वो होगा, राज्य का जो प्रमुख होता है यानी कि कौन? मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख जो होता है, नाम मात्र का प्रमुख राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल नहीं होता, मुख्यमंत्री होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें इसमें, तो मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य वन संचालन समिति का अध्यक्ष यानी कि प्रमुख होता है। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और कौन सी धारा के तहत होता है ये आपसे अगर कोई पूछ ले तो धारा आ जाएगी इसमें कौन सी भैया? धारा आएगी आपकी 38U। 38U करके एक धारा है आपकी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 38U। तो उसमें इसका प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार पूछा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो किसके अंतर्गत रखा गया? पकड़ा गया है या कैद में रखा गया है या कैद में प्रजनित है। तो कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका भाई 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो देखिए इसमें आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ ये है आपका, अनुसूची 1, 2 और 3 और 4 में, अनुसूची 1 से लेकर 4 तक ये निर्दिष्ट किया गया कि कोई भी पशु जो पकड़ा गया है या तो उसको पकड़ रखा है। एक मिनट भाई, इसमें मैं जो ना इसका कलर रेड ले लेता हूं तो थोड़ा सा देखने में जो है दिक्कत आती है। चलिए, तो एक तो जो पशु पकड़ा गया है, दूसरा जो कैद में रखा गया है और कैद में प्रजनित है यानी कि कैद में करके उसको पाला जा रहा है। तो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे भैया। ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी, ये सारों का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, भारतीय न्याय संहिता 2023 में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है। जो लूट का जो अपराध है वो किस धारा में परिभाषित किया गया है, यानी कि लूट को किस अनुच्छेद या किस धारा में परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है तो भैया धारा है आपकी 309। धारा 309 में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है। आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 जो दी गई है उसमें धारा 309 दी गई है। धारा 309 में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषक वर्णित है, यानी कि कौन सी धारा में पर्यावरण प्रदूषक का उल्लेख किया गया है ये आपको इसमें बताना है। चलिए भाई, तो बता दो आंसर कौन सा होगा। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषक वर्णित है। क्वेश्चन नंबर है भैया ये 5 आपका। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। फटाफट इसका आंसर बता दो कौन सा इसका आंसर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए इसमें आपकी एक धारा दी गई है, धारा नंबर 2, और धारा 2 में भी आपका बी ऑप्शन जो रहेगा, धारा 2 बी में जो आपका धारा 2 और खंड बी जो दिया गया है, तो उसमें इसका उल्लेख किया गया, पर्यावरण प्रदूषक का उल्लेख किया गया है धारा 2 और बी। तो आंसर सही हो जाएगा आपका बी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपके सामने 6। ठहराव रेखा कहाँ बनाई जाती है? रोड पर, यानी कि जब जो है आपका परिवहन के लिए मार्ग निर्देशन दिया जाता है, तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उसमें ठहराव जो रेखा है वो कहाँ पे बनाई जाएगी? ठहरने के लिए जो रेखा बनाई जाती है चौराहों से पहले, तो इसमें दिया गया चौराहे से थोड़ी दूरी पर, इसके बाद चौराहे से थोड़ा पहले, और पीली रेखा या फिर चौराहे के इर्द गिर्द। देखिए चौराहे के इर्द गिर्द तो बिल्कुल भी नहीं बनाई जाएगी, चौराहे के इर्द गिर्द तो बिल्कुल भी नहीं बनाई जाएगी, लेकिन चौराहे से थोड़ी दूरी पर बनाई जाती है, चौराहे से थोड़ी दूरी पर बनाई जाती है। तो आंसर आ जाएगा भैया चौराहे से थोड़ी दूरी पर, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका जो है परिवहन से ही संबंधित है। वाहन चालक द्वारा सीधी रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 जो दिया गया उसकी किस धारा के अधीन चालान किया जा सकता है? यानी कि मान लो किसी वाहन चालक के द्वारा पीली रेखा का अतिक्रमण कर दिया गया, पीली रेखा को क्रॉस कर दिया गया, तो मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 में जो आया था उसकी कौन सी धारा के तहत उस व्यक्ति का चालान किया जाएगा, यह आपको बताना है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर था ये आपको कौन सा भाई? 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, एक धारा दी गई है आपकी मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 में, धारा नंबर 119, धारा नंबर 119 दी गई है और 117 दी गई है। तो ये दो धाराएं हैं जिनके तहत जो है अगर कोई पीली रेखा का अतिक्रमण करता है कोई भी वाहन चालक, तो उसका चालान किया जा सकता है। चलिए तो आंसर हो जाएगा भैया ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है आपका धारा 2 के अनुसार व्यवहारी डीलर के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा गया है? धारा 2 के अनुसार व्यवहारी डीलर, व्यवहारी मतलब जो डीलर होता है जो आपका वार्तालाप करता है, के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा गया है? तो भैया किस व्यक्ति को रखा गया? क्वेश्चन नंबर 8 था ये आपका, इसमें आपको बताना है। देखो भाई जो मोटरयानों के विनिर्माण में लगा हुआ हो, बिल्कुल सही, इसको रख सकते हैं। जो मोटरयानों की मरम्मत करता हो, ये भी हो सकता है। जो मोटरयानों को पट्टे पर देता हो, लीज पर देता हो, तो ये भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर सही होगा। कौन सी धारा के तहत कहा गया है? धारा 2 है जी। मोटरयान अधिनियम 1988 की जो धारा है भाई, 1988 मोटरयान अधिनियम 1988 की जो धारा दी गई, कौन सी? धारा नंबर 2। धारा नंबर 2 में भी खंड 8 दिया गया अभी, उसमें इसके बारे में चर्चा की गई। धारा नंबर 2 के खंड 8 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका SC/ST एक्ट से संबंधित है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई, किस धारा में दी गई? बस ये आपको बताना। छोटा सा आंसर है। ऑप्शन ए में दिया गया आपका धारा नंबर 1, सॉरी धारा 2 ए, धारा 2 ए दी गई है। इसके बाद दी गई आपकी कौन सी? धारा 2 बी। इसके बाद दी गई धारा 2 ई और धारा 2 एफ। ये 4 धाराएं दी गई हैं। तो कौन सी वो धारा है जिसके तहत SC/ST एक्ट के बारे में चर्चा की गई? SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम जो 1988 में आया था, नहीं 1989 में आया। 1989 में ये एक्ट आया था। एक बार मैं इसको इंक ले लेता हूं भाई पहले। 1989 में एक एक्ट आया जिसे कहा गया अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम 1989। इसकी कौन सी धारा के तहत विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई? तो वो दी गई धारा 2C में। कौन सी धारा में? धारा 2C में इसके बारे में चर्चा की गई। सॉरी धारा 2E में, सी कह रहा हूं, धारा 2E में उसके बारे में चर्चा की गई। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है किशोर न्याय से संबंधित है भाई। चलिए जिसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका किशोर न्याय यानी कि बालक की रेखदेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 खंड 12 के अधीन बालक से
अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसे पूर्ण नहीं है, जो पूर्ण आयु का नहीं है। किस आयु का नहीं है आपको इसमें बताना है, यानी कि जो है कितनी आयु पूरी नहीं कर चुका है। किशोर न्याय किसको माना गया? किशोर, देखो किशोर न्याय उसको माना गया है जो बालक 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर चुका। ये तो आप जो है आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन से। तो बी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये भी घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई। घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो आया, कब आया था भैया? पहले तो ये भी पूछ सके आपसे, तो ये भाई 2005 में आया था। अब इसकी कौन सी धारा में घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई? तो घरेलू नातेदारी की जो परिभाषा दी गई है वो 2F में दी गई। धारा 2F खंड F में इसके बारे में उल्लेख किया गया। धारा 2 खंड F में इसके बारे में उल्लेख किया गया, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये है आपका दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? मान लो किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई, तो उसका लघुकरण, लघुकरण का मतलब होता है कि उसकी सजा को कम करना या माफ करना या उसमें परिवर्तन करना। कि ये अधिकार किसको है? आप सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये काम कर सकते हैं। जी नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसमें क्या पूछा? लघुकरण कौन कर सकता है? लघुकरण कौन कर सकता है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की एक धारा है। धारा नंबर कौन सी? धारा नंबर 433B। 433B में इसके बारे में चर्चा की गई। 433B में कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया है तो उसके लघुकरण करने की शक्ति समुचित सरकार में निहित है। समुचित सरकार में निहित है, यानी कि सरकार जो है संसद के सुझाव पर करेगा, राष्ट्रपति अकेला नहीं कर सकता। राष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन किसके सुझाव पर? सरकार के सुझाव पर, यानी कि संसद के सुझाव पर करेगा। तो आंसर आएगा भाई समुचित सरकार, क्योंकि धारा 433B कहती है कि समुचित सरकार उसमें जो है बदलाव कर सकती है। वह आजीवन कारावास के दंडादेश का 14 वर्ष से जो है उसको 14 वर्ष की अगर सजा दी गई तो 14 वर्ष से कम कर सकती है या फिर माफ भी कर सकती है। तो आंसर आएगा भाई समुचित सरकार। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूसेंस या आशंकित खतरे से अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको है? क्या कहा गया? न्यूसेंस या आशंकित खतरे। मान लो कोई खतरे की संभावना है, खतरा होने की संभावना है, तो जो है मामले में, ऐसे मामले में, अर्जेंट ऐसे मामले में आदेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको दी गई है? ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो आपको बताना भाई कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया आपका जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन ए में जिला मजिस्ट्रेट का नाम दिया गया है। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं तो इसमें उपखंड मजिस्ट्रेट का नाम दिया गया है। और ऑप्शन सी में दिया गया क्या आपका? ऑप्शन सी में दिया गया है आपका राज्य सरकार द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। देखिए भाई, आपका दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उसकी एक धारा है, धारा नंबर 144। धारा नंबर 144 में कहा गया है कि यदि कहीं पर खतरे की जो है आशंका है या खतरे का अनुमान है, तो ऐसे में अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति जो दी गई वो जिला मजिस्ट्रेट को भी है। इसके अलावा उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम को भी है, और राज्य सरकार या सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी दी गई है, यानी कि सभी को इसका आदेश दिया गया है, इनको शक्ति पावर दी गई है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कौन सा है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो आ चुका है भाई साहब संज्ञेय अपराध। क्वेश्चन नंबर 14, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या करेगा? संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये कहा गया है। दूसरा, अभियुक्त को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकता है। ये तो नहीं रख सकता भाई साहब, तो गलत है बिल्कुल। जबकि अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है अगर वो कोई जो है शातिर अपराधी है तो कर सकता है जी। अगर उसने कोई खतरनाक अपराध किया तो कर सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी को अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रस्तुत करना आवश्यक, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष
प्रस्तुत करना आवश्यक है, लेकिन ये नहीं कहा गया कितने समय में। अगर आता 24 घंटे में करना प्रस्तुत है तो फिर सही होता, तो इसको भी काट सकते हैं। अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं अगर कोई गंभीर अपराध उसने किया है, संज्ञेय अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी भी उसको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। चलिए जी, डी हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 15। दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। क्या पूछा गया इसमें, दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। दहेज हत्या, एक आपका एक्ट आया था भारतीय दंड संहिता 1860, उसकी धारा दी गई थी एक आपकी भाई, धारा 304B। धारा 304B में यह कहा गया है कि दहेज हत्या अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। तो आंसर आएगा भैया विवाह के 7 वर्ष के अंदर। 7 साल के बाद आप उसमें दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। तो देखिए दोबारा से बताता हूं इसको आपको भाई। देखिए यदि मान लो किसी व्यक्ति की शादी हुई, महिला पुरुष 2 व्यक्तियों की शादी हुई, तो उसमें कोई भी महिला अपने पति पर या जो है अपने ससुराल वालों पर दहेज का मुकदमा केवल 7 वर्ष के अंदर अंदर ही दर्ज कर सकती है, 7 साल के बाद नहीं कर सकती। उसके बारे में इसमें चर्चा की गई, दहेज हत्या के बारे में। तो आंसर आ जाएगा भैया सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है भैया 16। क्वेश्चन नंबर 16 है और ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया किसी मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता। स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न, यानी कि बिना महिला की सहमति के आप उसका जो है गर्भपात नहीं करा सकते। बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला, व्यपहरण करने के आशय से किया गया हमला, उसका अपहरण करने के, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृष्टि के आशय से किया गया हमला। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है, कि कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों के सामने, इसका आंसर आपको बताना है। तो फटाफट जो है इसका आंसर बताने का प्रयास करो भाई, क्या इसका आंसर सही हो सकता है, अच्छा बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है ये, और ये आपका जो है महिला अपराध से ही जुड़ा हुआ है। महिला अपराध से ही ये आपका क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता। तो ए में कहा गया स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात करने का प्रयत्न करना, यही इसका सही आंसर होगा। ए आंसर आपका इसमें सही है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। श्रीकांतिया बनाम बंबई राज्यवाद किससे संबंधित है, बता दो कौन सी धारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई। श्रीकांतिया बनाम बंबई राज्य मुकदमा जो है वो भारतीय दंड संहिता जो 1860 है, 1860 की एक धारा है, धारा नंबर 34 सामान्य आशय से संबंधित है भाई। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सामान्य आशय से संबंधित, सामान्य आशय से संबंधित, ये देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा भैया आपका कौन सा है, 18वां। भारतीय दंड संहिता के प्रारूपकर्ता कौन थे, बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। भारतीय दंड संहिता जो 1860 थी, इसके प्रारूपकर्ता कौन थे, क्या लॉर्ड मैकाले थे, या फिर मुल्ला थे, या स्टीफेन दिया गया है, या फिर फ्रेडरिक पोलाक दिया गया है। देखिए भाई लॉर्ड मैकाले ने ही इसका प्रस्ताव या प्रारूप तैयार किया था, और इस समय वायसराय की बात करूं तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। चलिए जी तो ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो वो है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 से संबंधित, जो अभी हाल फिलहाल में बनी। इसकी धारा 101 दी गई है। धारा 101 में परिभाषित किया गया, क्या किया गया, धारा 101 में किसको परिभाषित किया गया, हत्या को परिभाषित किया गया भाई, किसको, हत्या, मर्डर को परिभाषित किया गया इसमें धारा 101 में।
पहले कौन सी थी 302, तो 101 है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आज का अंतिम 20वां क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 20, और ये 14वीं क्लास का अंतिम आपका क्वेश्चन है। भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 खंड 1 उपखंड सी परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? यह परिभाषित करता है जमानती अपराध को। कौन कौन से अपराधों में जमानत हो सकती है, कौन कौन से अपराधों में जमानत हो सकती है, उसको परिभाषित करता है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये मैंने आप लोगों के आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं भाई। चलिए जी, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं, और भाई वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो, और चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब, और पीडीएफ मिलेगी आपको संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल। ठीक है जी, चलिए नमस्कार।